हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन किस तरह से बनती है, कैसे वो हमारे शरीर में एक्टिवेट हो जाती है और कैसे काम करती है, एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, इन सभी की बात यहाँ पर होगी। और डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हेल्प करते हैं वैक्सीन प्रोड्यूस करने में, बनाने में, एंटीबॉडीज़ बनाने में, ये सारी बातें हम पढ़ते हैं अभी। बचपन में आपने ज़रूर कोई ना कोई वैक्सीन ली होगी, ये टैबलेट ली होगी, या फिर कह सकते हैं आपने कोई इंजेक्शन लगवाया होगा ज़रूर। तो वो क्यों लगाया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर व्हेन ए डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर आवर बॉडी, कोई भी डिजीज फैलाने वाला अगर माइक्रोब हमारे शरीर में एंटर करता है, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। इस बाहर से आए हुए माइक्रोब को जो बीमारी फैलाएगा शरीर में, उससे लड़ने के लिए हमारा शरीर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। ये शरीर के अंदर ही बनती है, बाहर से नहीं बनाई जा सकती। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इट एंटर अगेन। और वो माइक्रोब्स ये भी याद रखता है कि अगर दोबारा यही माइक्रोब एंटर हो जाए, यानी वो एंटीबॉडीज याद रखती हैं कि दोबारा अगर ये माइक्रोब आ जाए शरीर में, तो उन्हें कैसे ख़त्म करना है या कैसे उनके साथ फाइट करनी है। द बॉडी फाइट एंड किल्स द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज। दोबारा अगर ऐसा होता है तो हमारा शरीर उन वो एंटीबॉडीज हमारे शरीर के अंदर पहले ही प्रेजेंट हैं, तो वो उसे ख़त्म कर देगी, उन बीमारियों को, उन माइक्रोब्स को। द एंटीबॉडीज रिमेन इन अवर बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड। ये एंटीबॉडीज हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट रह जाती हैं। इसी मैकेनिज्म का फ़ायदा उठाते हुए साइंटिस्टों ने एक टेक्निक इस्तेमाल की, इंजेक्शन की। इंजेक्शन में क्या किया जाता था, कुछ डेड या फिर कमज़ोर माइक्रोब्स उस बीमारी को फैलाने वाले उस इंजेक्शन के थ्रू क्या कर दिए जाते थे, उस शरीर में एंटर करवा दिए जाते थे। अब शरीर में क्या बनेगी, एंटीबॉडीज बनेंगी। अब क्योंकि वो बैक्टीरिया कमज़ोर हैं पहले ही, जो डेड या फिर बहुत कमज़ोर थे, हमने बाहर से इंजेक्ट किए हैं, उन्हें ख़त्म करने के लिए एंटीबॉडीज जो है एकदम अच्छे से काम करेंगी और उन्हें किल कर देंगी। उन्हें क्या कर देगी, वो ख़त्म कर देगी। मैं फिर से बता देता हूँ प्रोसेस। यहाँ पे प्रोसेस जो है, हुआ क्या, हमारे शरीर में मान लेते हैं किसी माइक्रोब के लिए एंटीबॉडीज नहीं बन रही हैं, हम बीमार हो रहे हैं लगातार, यानी उस माइक्रोब के लिए जो हमारी एंटीबॉडीज है वो कमज़ोर हैं। तो हम फाल्स मेथड यूज़ करते हैं, एक यानी एक मतलब किसी को, जैसे एक पहलवान है मान लेते हैं, और एक नया नया पहलवानी सीखने आया है। तो नए नए जो पर्सन है उसे लगेगा कि यहाँ तो सारे आपसे मजबूत हैं और वो उनसे डरेगा। लेकिन अगर एक कमज़ोर सा व्यक्ति उसके सामने खड़ा कर दिया जाए जो पहलवान नहीं है, तो वो उसे गिरा देगा एज कम्पेयर टू बाकी पहलवान। ऐसे यहाँ पर भी है, एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में बनेगी, उनके सामने ऐसे माइक्रोब्स रख दिए जाते हैं जो पहले ही या तो मरे हुए होते हैं या फिर कमज़ोर होते हैं। एंटीबॉडीज़ को ये लगने लगता है कि ऐसे ऐसे माइक्रोजन को तो मैं आराम से ख़त्म कर दूंगी। बाद में फिर वो एंटीबॉडीज़ ग्रो करती रहती हैं और जो बैक्टीरिया या फिर माइक्रोब्स जो फैले हुए हैं जिनसे शरीर में नुकसान हो रहा था, उनको भी वो धीरे धीरे ख़त्म कर देंगी। ये सबसे पहले ये वाला मेथड यूज़ किया था एडवर्ड जेनर ने। इन्होंने स्मॉल पॉक्स के लिए 1798 में एक वैक्सीन का आविष्कार किया था। बाद में धीरे धीरे बहुत सारे डिजीज इससे ठीक होने लगी, जैसे कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस। ये सभी के सभी वैक्सीनेशन से धीरे धीरे क्या होने लगी, ख़त्म होने लगी। In your childhood, you must have been given injection to protect yourself against several diseases. बचपन में आपने भी बहुत सारे इंजेक्शन लिए होंगे अलग अलग बीमारियों के लिए। कैन यू प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ दीज डिसीज? वो डिजीज जिनके लिए इंजेक्शन लगते हैं, या आप अपने आसपास के किसी मेडिकल से पता कर सकते हो कि बच्चों को किस बीमारी के लिए कौन सा टैबलेट या कौन सी वैक्सीनेशन दी जाती है। आप अपने पेरेंट्स की भी इसमें हेल्प ले सकते हैं। नेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये अच्छा यूज होगा नेट का। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दीज डिजीज।
जब हमें इन चीज़ों का पता चल जाएगा तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि किस बच्चे को अगर कोई बीमारी है तो उसे किस तरह की टैबलेट लेनी चाहिए या वैक्सीनेशन लेनी चाहिए। पेरेंट्स की हेल्प लेकर के, डॉक्टर की हेल्प लेकर के आप इसके बारे में बात कर सकते हैं। नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल इन द नियर बाई हॉस्पिटल। जो नेसेसरी वैक्सीन होती हैं, जो शरीर को चाहिए ही चाहिए, वो हमारे हॉस्पिटल्स में प्रेजेंट होती हैं। You might have seen the advertisement on TV and newspaper regarding protection of children against polio and the pulse polio program। पोलियो का नाम आपने जरूर सुना होगा किसी टीवी एड में, न्यूज़पेपर में, या किसी न किसी पर्सन के द्वारा आपने जरूर सुना होगा, कहीं पढ़ा होगा। ये भी एक तरह का बीमारी है जिसको वैक्सीनेशन से सोल्व किया गया है। पोलियो ड्रॉप जो बच्चों को दी जाती है वो एक वैक्सीन होती है। A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication। यहाँ पे जो स्मॉल पॉक्स था वो दुनिया भर से खत्म हो चुका है। हमने इसको इतने बड़े स्केल पे चलाया था कि दुनिया भर से हमने स्मॉल पॉक्स नामक बीमारी को खत्म कर दिया है। These days वैक्सीन आर मेड ऑन ए लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और आज ये बड़े अमाउंट पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से बनाई जाती हैं टू प्रोटेक्ट ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिजीज। अलग अलग ह्यूमंस को और एनिमल्स को रोगों से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी में ये माइक्रोब्स कैसे हेल्प करते हैं, इसका बहुत सिंपल आसान सा आंसर है। हमने 8th में फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ा था एग्रीकल्चर, उसमें हमने ये भी बताया था कि पौधे अपनी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट रखते हैं, लेकिन वो उस नाइट्रोजन को एनवायरनमेंट में जो प्रेजेंट है उसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें नाइट्रेट या नाइट्रो ऑक्साइड की फॉर्म में वो चीज़ें चाहिए होती हैं और जो हवा में प्रेजेंट नहीं होते। तो कुछ माइक्रोब्स उन्हें नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। वो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सोइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। जैसे हम लुमिनियस प्लांट जो होते थे, यानी फलीदार जो पौधे होते थे, उनकी जड़ों में कुछ पिगमेंट्स पाए जाते हैं, या फिर एक तरह से कह सकते हो माइक्रोब्स पाए जाते हैं जिन्हें राइजोबियम कहा जाता है। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं। ये कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ग्रीन ब्लू एल्गी, ये कुछ ऐसे दिखाई देती हैं। और ये अगर हम मिट्टी की बात करें तो इसमें प्रेजेंट रहती हैं, जो नाइट्रोजन को चेंज करती रहती हैं। इसके अलावा भी और कुछ काम करते हैं ये, जैसे क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में अगर कोई पत्ता गिर जाए नीचे तो क्या होता है, उसका धीरे धीरे वो डिकम्पोज होने लगता है या सूखने लगता है। हम अगर छिलका बगा मतलब बाहर फेंक दें, अगर जो बचा हुआ छिलका है उसे हम बाहर फेंक दें किसी मैदान में, तो हम देखते हैं कि थोड़े दिन बाद वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या हुआ उसके साथ, उसके साथ ये हुआ कि वो उसके अंदर जो मटेरियल था वो डिकम्पोज हो गया है और धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा, यानी एनवायरनमेंट क्लीन हो जाएगा। वेस्टेज जो होते हैं बायोलॉजिकल, वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। इनको कौन खत्म करता है, यही चीजें जिनको हम माइक्रोब्स कह रहे हैं। बूझो एंड पहेली है डिस्कवर्ड द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर। स्कूल का जो गार्डनर यानी माली है वो मैन्योर बनाता है। अलोंग विद देयर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, दे कलेक्टेड वेस्ट ऑफ प्लांट्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट फ्रॉम नियर बाई हाउसेज एंड गार्डन्स। वो आसपास के घरों से बायोलॉजिकल वेस्ट, जैसे प्लांट्स के बचे हुए हिस्से हो सकते हैं, वेजिटेबल्स हो सकती हैं और फ्रूट्स हो सकते हैं, उन सभी को इकट्ठा करते हैं और नियर बाई जो आसपास के घरों से इकट्ठा करते हैं या गार्डन से, और बाद में उन्हें एक गड्ढे में रख देते हैं, यानी पिट में। पिट मीन्स द वेस्ट डिस्पोजल। आफ्टर सम टाइम, कुछ दिनों के बाद ये डिकम्पोज हो जाते हैं, अनकन्वर्टेड इनटू मैन्योर। बूझो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपेंड। बहुत आसान है, जो बैक्टीरिया थे उन्होंने इसको अपने फूड की तरह इस्तेमाल किया, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया
और नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर दिया, यानी NO2 में या फिर NO3 में। NO2 यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, NO3 यहाँ पर नाइट्रोजन नाइट्रेट होता है। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं और कल हम बात करेंगे इससे आगे हार्मफुल डिजीज के बारे में। ओके, ऑल द बेस्ट।